कि आजकल वोटों से ज्यादा जो है नोटा में वोट ज्यादा आते हैं। सब चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। कि आपको कहा जाता है बीजेपी की बेटी। नमस्कार, मैं प्रियंका ग्राउंड जीरो के हीरो में मेरी सहयोगी मनीषा के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित है बरली में और हमारे साथ है वंचित बहुजन आघाड़ी के आंदोलक मनोज मर्चेंडे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा जोशी। आज का जो हम मुद्दा लेके आए हैं वो अधिवेशन और इलेक्शन के दौरान क्या होता है। कमर्शियल पॉलिटिशियन जो है हम अक्सर उनको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन जो ग्राउंड के जो इतने सहभागी पॉलिटिशियन होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और वो इतने वोट भी नहीं पा पाते। तो आज हम जानेंगे कि एक्चुअल जो वजह है वो क्या है। क्या राजनीति में ऐसा होता है कि वो कमर्शियल वाले बढ़ते जाते हैं और वो जो ग्राउंड में जो इतना मेहनत कर रहे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मुझे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है और हर साल की तरह इस साल भी सभी पार्टियां मैदान में आ रही हैं। आपकी भी पार्टी मैदान में उतरी और मेरा पहला सवाल यही रहेगा, पार्टियां तो उतरती हैं, आप भी उतरते हैं, लेकिन वोट नहीं मिल रहा है, क्या कारण है उसका, क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअल जो हिसाब से अभी तक का हमने चुनाव देखा, ये देश के अंदर में या महाराष्ट्र के अंदर में महानगर पालिका के अंदर में 4 पॉलिटिकल जो पार्टीज है जो हमेशा कमर्शियल ही रही है और मूवमेंट की जो पार्टीज है वो हमेशा बैकग्राउंड में रही है। उसका कारण है ये लोग पॉलिटिकली भले अलग है लेकिन रहते साथ में, और उनका एजेंडा जो है कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में। तो मूवमेंट वालों के पास तो आर्थिक का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि वो ग्राउंड में काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड में बहुत कम, ग्राउंड में जिस हिसाब से उनका मेहनत है वो कमर्शियल वालों का नहीं। वो 1 महीने में प्रचार करते हैं और हमारी ग्राउंड की मेहनत खत्म कर डालते हैं। प्रॉब्लम ऐसा है अपने पब्लिक का कि 5 साल जो मेहनत करते हैं उसको भूल जाते हैं और 5 दिन में आके जो गाजर दिखाता है उसका हलवा बना के खा लेते। मेरा सवाल मनोज जी एक ये है कि लोगों की जो भी मानसिकता है राजनेता को लेके, जो भी मानसिकता है, लेकिन आज का जो युवा है वो किस तरीके से इस राजनीति को देख रहा होता है, क्योंकि वोट तो उसका भी लगता है ना। तो वो किस तरीके से इस राजनीति को देख रहा होता है और वो क्या सोचकर वोट दे रहा होता है। 2017 में मैं चुनाव लड़ा था इसी वार्ड से। 20 से लेके 25 के 28-30 के उम्र के कुछ युवा लोग ग्रुप्स करके आते थे और बात करते थे। मेरे को बहुत दुख हुआ कि जो पीढ़ी देश के बारे में सोचना चाहिए, इलेक्शन के बारे में सीरियस होना चाहिए, हमारे प्रतिनिधि के बारे में सीरियस होना चाहिए, मतलब कि हम जिसको वोट दे रहे वो हमारी व्यवस्था या हमारे फ्यूचर के बारे में सोचे, लेकिन उनका वो कहना नहीं था। वो बोलते सब पार्टी बांट रहे, हमारा क्या मतलब। इस उम्र में सब पार्टी बांट रही है, हमारा क्या। अगर इस उम्र में वो अगर डील की बात कर रहे हैं तो राजकीय भविष्य उनका भविष्य तो दोनों दांव पे लगते हैं। तो हार जाते हैं हमारे जैसे ग्राउंड में काम करने वाले, और हार जाते हैं वो युवा जिनको बेरोजगार और एजुकेशन के लिए, क्योंकि शुरुआती उनकी यहां से हो गई है। तो एक बहुत मुझे ये नॉलेज जो मिला वो बहुत खतरनाक मिला। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि आजकल वोटों से ज्यादा जो है नोटा में वोट ज्यादा आता है ना, क्योंकि कुछ लोगों तो वोट देने घर से नहीं उतरता है और जो उतरते हैं उनको ये नहीं समझ में आता है कौन से नेता को वोट देना है, तो वो ज्यादा करके जो है नोटा में वोट डालते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन का जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो अभी भी कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि वो तय करना, मेंटलिटी से तय करना कि किसको जिताना है और किसको नहीं, वो अभी तक लोगों को पता ही नहीं चला है कि कौन सही है कौन गलत। देश की सबसे बड़ी जो कमर्शियल जो पार्टीज है ना, उन्होंने यही काम करके रखा है कि पॉलिटिशियन में आओ मत अच्छे लोग, और अच्छी इतनी गंदगी फैला दिया है कि लोग सोचते हैं कि पॉलिटिशियन में जाना भी नहीं है। ये 2 चीजें हैं। तो ऑब्वियसली क्या समझते हैं, पॉलिटिक्स यानी गंदी बात, बराबर है। तो इसको वोट देने से अच्छा, उसको वोट देने से अच्छा। आपने एवरेज अगर देखा देश स्वतंत्र के बाद का अभी तक ओनली 50%, 40%, 45, अगर 64-65 अगर होता है वोटिंग, तो समझने का जो प्रेसिडेंट आमदार है या नगर सेवक है वो हार गया।
तो 10-15% जो डिसिजन लेते हैं ना, वो बाजी पलट देती है। और वो बाजी जिस दिन पलटती है ना, तो ग्राउंड का आदमी जीत के आता है। मतलब कमर्शियल पार्टी उस जगह पे हारती है। तो इसका मतलब एक- देखो मनीषा जी, इसका मतलब क्या है मालूम है क्या, कि वोटर जो है वो 50% है। 50% वोटर्स वोट नहीं कर रहे, वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उनके बहुत से अलग अलग रीजन होंगे। या वो पॉलिटिक्स को मानने वाले नहीं होंगे, या इनको मेरे को वोटिंग ही नहीं देना है। दूसरी चीज हमारे बारे में जो है ना, मतलब जो मूवमेंट के लोग हैं, जो मूवमेंट के पक्ष है, जिसको हम मराठी में चळवळीचे पक्ष ज्याला म्हणतो हमें, वो जो लोग हैं ना, उनके बारे में एक नैरो सेट करके रखा हुआ है। ये जीत के ही नहीं आएंगे। मतलब 5 साल हमारे लिए तुम काम करो, लेकिन ये जीत के नहीं आएंगे। ये जो एक लाइन, जो गाइडलाइन बना के रखा है ना, वो ब्रेन में इन लोगों को पूरा फिक्स करके रखा हुआ है। और आकर्षित करूंगी जब देखते हैं कि जो एक्टर्स हैं और जो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो इतनी आसानी से राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन एक अगर मैं बोलूं मिडिल क्लास का एक कोई आदमी है या कोई बच्चा है, वो इतनी जल्दी उस राजनीति में कदम नहीं रख पाता। उसको बहुत सारे पहलुओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से सोचना पड़ता है। बट या ये पैसों का खेल है, या एक पावर का खेल है, या फिर कहते हैं ना स्वतंत्रता है कि उनके लिए हर चीज एक्सेसिबल है और एक मिडिल क्लास इंसान के लिए नहीं है, जबकि उसको राजनीति की ज्यादा नॉलेज है। सब चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कौन देखता है? नहीं क्या? मतलब जो स्टार है तो हमारा आइडॉल है। उनके लिए फिल्म स्टार जो खाली एक्टिंग करता है वो आइडॉल है। हमारे लिए मूवमेंट के लोगों के लिए आइडॉल बाबा साहब है, शिवराय है, महात्मा फुले है, सावित्रीबाई फुले है, रमाई है, भीमाई है, संत है, सूफिया लोग है। वो कोई भी धर्म के संत सूफिया रहने दो, जो लोकशाही को मानने वाले हैं, जो हिंसा के खिलाफ है, हमारे आइडॉल वो है। तो उनके आइडॉल में हमारे आइडॉल में फर्क है। हम अपनी लड़ाई हमारे आइडॉल के हिसाब से लड़ रहे हैं, वो आइडॉल उनके हिसाब से लड़ते हैं। फिर 5 साल के बाद बोलते हैं अरे यार ये तो अभी जिसने मेकअप चढ़ा के आर्टिस्ट करना, और हम लोग तो वही है, बाद में रोते हैं कि यार हमने तुमको जितवा के दे दिया होता तो अच्छी बात होती है। अभी क्या हो रहा है, काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां बच्चे पॉलिटिक्स और सिविक्स में रुचि दिखा रहे हैं, और काफी ऐसे बच्चे हैं कि जिनको पॉलिटिक्स की बहुत जानकारी है, बट फिर भी वो जो एक कहते हैं ना मंच मिलना, उनको वो राजनेता का मंच मिलना, हर कोई सहभागी बनना चाहता है अगर उनको मौका दे जाए तो। क्योंकि आज बच्चे डिग्री ले रहे हैं वो चीज में, मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो उनको सोचिए कितना ज्ञान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सीटें भर जाने के कारण जो जिन लोगों को नॉलेज भी नहीं है और वो राजनीति में आ जाते हैं, तो उनके कारण जो एक्चुअल जिसको आना चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। बीजेपी पार्टी देखो ना, बीजेपी पार्टी को आमदार खासदार शिवसेनेने, राष्ट्रवादीने आणि कांग्रेसने सब दे दिए, अपने लेके जाओ तुम और पार्टी बना लो। बराबर है। बीजेपी ने स्ट्रगल किए हुए लोग जो 100 साल से बोल रहे हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उसमें से आमदार खासदार नहीं बना सकते थे? अगर नरेंद्र मोदी की जादू चलती थी तो बीजेपी अपने कार्यकर्ता जिन्होंने 50-50 साल या 20-20 साल मेहनत की, 10-10 साल मेहनत की, उसके अंदर में टैलेंटेड लोग नहीं है, लेकिन सब आमदार खासदार लिए किसके? शिवसेना के, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लिए, और पार्टी अपनी झूम कर देनी, इन्होंने दे भी दिया। ये कमर्शियल जो 4 पार्टीज है, जिसका भी 6 पार्टीज हुए हैं, ये सगे भाई है, वो कमर्शियल बिजनेस कर रहे, पॉलिटिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसी से जुड़ा अगला सवाल है कि आपकी को कहा जाता है बीजेपी की बी टीम। राइट, बता दीजिए मेरे को, अगर बीजेपी की बी टीम होते तो हमारे नेता कम से कम खासदार होते, मतलब इतना तो ख्याल रखते। बराबर है कि नहीं? हमारे नेता कितना बार हार चुके हैं? 4-5 बार इलेक्शन जीता है, 2 बार चुन के आए, लेकिन मूवमेंट में ही चुन के आए, ऐसा नहीं अपनी काबिलियत के ऊपर चुन के आए। मेरा नेता है जिनका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने कभी भी आरक्षण में कभी लड़ाई नहीं लड़ी, ओपन में ही लड़ाई कि मैं अगर काबिलियत है, मैं देश का अगर एक खासदार बन के दिल्ली में जाऊं तो मेरे को आरक्षण से बेटर मैं अपनी ओपन लड़ाई लड़के जाऊं, वो मेरी काबिलियत होनी चाहिए। अगर हमारे ऊपर बीजेपी की अगर पार्टी बोल रही है कि बाबा ये बीजेपी के है या बी टीम है, राइट, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को कांग्रेस का उधर का जो खासदार जो खड़ा हर साल में करते हैं,
वो क्यों करते हैं खड़ा? तो हरा रहे कौन? हमको बीजेपी नहीं हरा रही है, हमको कांग्रेस ही हरा रहे है। आरोप तो अरे ये भी लग रहा है कि आप सिर्फ वोट काटने के लिए आपकी पार्टी के लोग खड़े होते हैं। चलो मान लिया वोट काटने के लिए हम लोग खड़ा होते हैं। मुझे बता दीजिए, वंचित बहुजन आघाड़ी 2019-20 में चालू हो गई, लेकिन उसके पहले भारी बहुजन महासंघ था। मतलब पार्टी आज नहीं थी, पार्टी उस टाइम में थी। जब पार्टी उस टाइम से थी तब कांग्रेस जीत रही थी, तो उस टाइम में बीजेपी को क्यों नहीं फायदा हुआ? मतलब उस टाइम में भी हमारे कैंडिडेट खड़े थे, बराबर है। जब उस टाइम में हमारे कैंडिडेट खड़े थे तो बीजेपी चुन के आना चाहिए, कांग्रेस हारना चाहिए, फिर कांग्रेस क्यों जीत रही थी? सवाल यह है, अगर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओपनिंग 2019 में होती आणि हम लोग चुनाव लड़ते आणि बीजेपी को अगर जाता तो समझ सकते थे कि बाबा इन्होंने पार्टी ओपन की, हमारा बंटवारा हो गया, नहीं बीजेपी गई। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के पहले भारी बहुजन महासंघ ये पक्ष है आणि लगातार है, तो हमारा नहीं जा रहा है। हमारा, हम उनका वोटिंग नहीं कट कर रहे, तुम्हारे आमदार तुम उनको दे रहे, तुम्हारा खासदार तुम उनको दे रहा है और उनकी पार्टी बढ़ाते जा रहे। तो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उनका जो एजेंडा, जो छुपा एजेंडा है, मनीषा जी, ये देश के लिए बहुत खतरा है कि उनका जो एजेंडा क्लियर करने के लिए। विस्तार में आएंगे ये मुद्दे पे। मुझे ये बताइए, आप 2017 से इस राजनीति में हैं, तो वर्ली वार्ड के ही हैं? मैं 2008 से है। 8 से हैं? मैं 2009 में तालुका अध्यक्ष हुआ। मेरे यहाँ पार्टी का लोग थे लेकिन बहुत सीमित थे, कम थे। मैं आने के बाद सबको इकट्ठा किया, नया युवा जोड़ा, हम लोगों ने अच्छे से किया। उस दिन से हम लोगों ने आंदोलन भी, एक वर्ली का जो आंदोलन, जो फैक्टर था, यहाँ तक आंदोलन हम लोगों ने पहुंचा लिया कि एक 20 साल के बाद वर्ली का जब कुछ आंदोलन हुए तो 3 बार हमने बंद किया। प्रियंका सिंह ने उस टाइम में हमारा इंटरव्यू वगैरह लिया है, बहुत मैं नजदीक से जानते हैं। पहले का वर्ली और आज का वर्ली में क्या बदलाव आया है? जब आपने राजनीति ज्वाइन की और आज का जो सिनेरियो है वो कैसा है? क्या बदलाव आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक चीज साफ साफ है, जो बंदा इधर से चुन के आ रहा था वही बंदा अभी शिवसेना में गया तो शिवसेना का चुन के आ रहा है। फर्क कोई नहीं है, घूम फिर के उसी है। मतलब 5 टर्म्स जो है वो उसी पार्टी के या उसी बंदे के है। तो बदलाव क्या है? वर्ली आज भी वैसी है। मतलब किसी भी आप, अगर आपकी इच्छा है और आप एक फ्लैट ले लिया तो आपकी इच्छा है कि उसको खूबसूरत कितना कैसा बनाते हैं। आपकी इच्छा नहीं है तो आपका बिस्तर उधर गिरा हुआ है, आपका कपड़ा इधर गिरा हुआ है, कपट इधर गिरा हुआ है। लेकिन आपकी मानसिकता अगर अच्छी है तो फ्लैट देखने लायक होता है। कोई भी अंदर घुसता है ना तो सोचता है यार क्या बनाया है। तो हम ये सोचते कि 5 टर्म्स अगर ले रहे आप तो वर्ली दिखनी चाहिए कैसी थी। जो आज वर्ली का चेहरा वैसे ही है, तो रोड का वही समस्या है, ट्रैफिक का वही समस्या है, झोपड़पट्टी का वही समस्या है। बीएमसी का चुनाव आ गया, वाटर गटर मीटर तो ये होता ही है। अगला मुद्दा आ गया संविधान बचाओ, लेकिन इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच में जाएगी? एक चीज ध्यान में रखो, वंचित बहुजन आघाड़ी ने पहले काम कर रहा है कि मूवमेंट के काम कर रहे हैं कि लोगों की बेसिक समस्या क्या है। उनकी शिक्षा बेसिक समस्या है, उनका घर बेसिक समस्या है, उनका एक रेशन कार्ड का समस्या है, उनका पुलिस स्टेशन का एक समस्या है। आज उनके 18-17 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे ड्रग्स में, दारू में, लिकर्स में, ये एक नस्ल खराब हो रही है। उनकी वो समस्या है। मैं कितनी बार ऐसे बच्चे के लिए पुलिस स्टेशन में गया है कि बाबा अंडर एज है, जाने दो, छोड़ दो, अभी क्या करेंगे। माँ बाप को बुलाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। ये उनकी समस्या है। उनकी समस्या बाकी कुछ नहीं कि तुम चुन के आने के बाद क्या देश की बनाएगा। पब्लिक की समस्या 50 साल 60 साल की पहले ही है कि उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छी बस चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए, नौकरी चाहिए और सस्ती सब्जी रोटी चाहिए, जो 2 वक्त की रोटी खावे। वंचित बहुजन आघाड़ी उसी में ही लगी हुई है और ये देश चला रहे हैं। मेरा देश किधर गया? अच्छा, मुझे आपने जो नौकरी का बात की है, छेड़ी है, तो मुझे ये बताइए, वर्ली में बच्चों का सिनेरियो क्या है? जब वो ग्रेजुएशन करते हैं या 12वीं पास करते हैं तो
कितनी परसेंट उनको जॉब मिल जाती है आसानी से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो जॉब के लिए। जॉब एक्चुअल में देखें कि बोलते हैं ना हम कि हमारी पॉकेट मनी जैसी नहीं होनी चाहिए, जॉब वो होनी चाहिए जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो सके। तो क्या यहाँ का सिनेरियो आने वाले टाइम पे वैसा बन सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक सपना है कि मैं अगर शादी करता हूँ तो मेरे बच्चे का स्कूल को मेरे को टेंशन नहीं होना चाहिए। मतलब शादी होने के बाद, मेरा जब बच्चा होने के बाद, बात समझे कि नहीं, मैं बच्चा स्कूल के गेट पे अगर जाऊं तो प्राचार्य जो होता है, प्रोफेसर जो होता है, जिसको फादर भी बोलते हैं अपन कॉन्वेंट में, वो आना चाहिए गेट पे और माँ बाप के हाथ से रिसीव करना चाहिए बच्चे को। अब बोलना चाहिए कि आज के बाद इसको अच्छा नागरिक बनाना, इसको एजुकेटेड करना, ये मेरी जबाबदारी है, आपके फादर और मदर की नहीं, मतलब आई वडिलांची नाही। हमको वो शिक्षा चाहिए जो नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज हम ये चाहता है कि मैं अगर ग्रेजुएशन हो रहा हूं, मैं किससे कोर्स कर रहा हूं, मैं कोई डिग्री ले रहा हूं, वो डिग्री लेते मेरे को जॉब का टेंशन नहीं होना चाहिए, मेरे को बिजनेस का टेंशन नहीं होना चाहिए, कि मुझे इतना कंफर्म होना चाहिए कि मैं ये डिग्री लेने के बाद जैसे दरवाजा स्कूल का या कॉलेज का छोड़ दूं, वैसे मेरे लिए जॉब अवेलेबल रहे और वो गवर्नमेंट प्रोवाइडेशन करे। लेकिन पब्लिक ही नहीं समझ रही है कि हम वोटिंग किसको दें। बट जॉब अवेलेबल भी तो नहीं है ना इतने मार्केट में। अवेलेबल है मेरे पास उसका। मैंने इंडस्ट्रीज में 1997 टू 2025 अभी तक मैं वापिस से वलसाड़, दमन, नामेनी, दमन से सूरत तक का, मतलब राजकोट सूरत तक का मैंने इंडस्ट्रीज में बहुत काम किया है। उधर इंडस्ट्रीज क्या बोलते हैं मालूम है क्या? हमारे पास लेबर नहीं है, मतलब सही में लेबर नहीं है। मेरी खुद की कंपनी मैंने चलाया 9 साल, मुझे लेबर नहीं मिल रहा था। दूसरा चीज, इधर जो बेरोजगार है वो बोलता है क्या मालूम है कि मुझे नौकरी नहीं है। अब बीच में एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि इधर नौकरी नहीं है और इधर बोलता है लेबर नहीं है। इसका जो दुआ जो है, जिसको एम्प्लॉयमेंट कार्ड्स बोलते हैं, जो गवर्नमेंट चला रही थी, उन्होंने वो बंद कर दिया। अगर वो चालू होता तो कंपनी को अच्छा सा अच्छा वर्कर मिले और अच्छा सा अच्छा जॉब बेरोजगार को मिले, और दोनों चीज होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, जिसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी काम कर रही है। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, युवा और मतदार ये दोनों ने जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ दिन रात तुम्हारे हर प्रॉब्लम में खड़ा हो रहे, उसको बिना जिताते हुए जो कमर्शियल पार्टी आती है, इसको बोलते तुम बी टीम, उसको बोलते तुम ए टीम, ये बोलता है हमने किया वो अच्छा किया, वो गया वो गद्दार, हम बैठे वो वफादार, जबकि कोई वफादार कोई गद्दार नहीं होते हैं। ये सब प्लान है ये चारों पार्टीज का, जो घुमा रही है, और पूरा देश, पूरा मतदार घूम रहा है। तो देखा आपने कैसे चुनावी दौर के दौरान हमें बहुत कुछ आगे चीजें पता चलेगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। आज की जो बातचीत है मैं यहीं विराम दूंगी और आशा करूंगी कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमें यही देखते रहिए। धन्यवाद।